नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई स्टोरी के साथ मैं रितु भालड़ा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो क्रांतिकारी तो थे ही, लेकिन उनका नाम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये सब क्रांतिकारियों के साथ नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि इन्होंने नेताओं के साथ मिलकर सोशलिस्ट पार्टियों में घुसकर क्रांतिकारियों वाले काम किए हैं। इन्होंने कभी कुर्सी की चाह नहीं रखी, पर सिर्फ और सिर्फ देश में बदलाव लाने के लिए, देश का नवनिर्माण करने के लिए काम किया। लोक नायक के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण, जिनका आधुनिक भारत के इतिहास में अनोखा स्थान है, क्योंकि ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी के पहले तो अंग्रेजों के विरुद्ध काम किया ही, लेकिन आजादी के बाद भी देश में परिवर्तन लाने के लिए बड़े बड़े काम किए। इन्होंने देश को ऑलमोस्ट बदल ही दिया था, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने उसे टिकने नहीं दिया। ऐसा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, यह सब इस कहानी में जानने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के छोटे से गांव में 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जयप्रकाश नारायण की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। 9 साल की उम्र में वो अपना गांव छोड़कर पटना चले गए पढ़ाई के लिए। फिर 1920 को यानी कि 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। जब वो पटना की कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब एक बार उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद को भाषण करते हुए सुना और उन्होंने कॉलेज छोड़ दी। आप सोच रहे होंगे कि उस भाषण में ऐसा क्या होगा कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। दरअसल उस वक्त गांधी जी ने स्टूडेंट्स, टीचर्स और एडवोकेट्स सबको बहिष्कार के लिए आंदोलन करने की अपील की थी और वो आंदोलन चल रहा था। तो उसके समर्थन में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भाषण किया था, जिसमें कहा था कि मेरा भाई जहर पी रहा है और मैं उसे क्या कहूँ। क्या मैं उसे ये कहूँ कि तुम जहर पीते रहो जब तक दूध का प्याला नहीं मिल जाता। बस इतना सुना और जयप्रकाश नारायण ने पढ़ाई छोड़ दी और कूद पड़े आंदोलन में। दोस्तों, वो साइंस के स्टूडेंट थे। 20 दिन बाद उनकी एग्जाम थी। उनकी तैयारी भी जबरदस्त थी और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चले गए आंदोलन में। यहां से ये साबित होता है कि उनके अंदर क्रांतिकारी विचार तो थे ही। फिर जब ये आंदोलन ठंडा पड़ गया तो आगे की पढ़ाई के लिए जयप्रकाश नारायण अमेरिका चले गए। 1922 से 1929 तक जयप्रकाश नारायण अमेरिका में ही रहे। वहां पर पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने खेतों में, होटलों में काम भी किया। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात सोशलिस्ट कम्युनिटी के नेताओं से हुई और तब तो दोस्तों सबका हॉट टॉपिक यही था, भारत की स्वतंत्रता। तो इस मुद्दे पर जयप्रकाश नारायण की उन नेताओं से बातचीत भी हुई, तो सबको लगा कि नहीं, जयप्रकाश नारायण में कुछ तो बात है। फिर 1929 में वो इंडिया लौटे और 1930 में जवाहरलाल नेहरू की तरफ से उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का इनविटेशन मिला। जयप्रकाश नारायण को तो यही चाहिए था। उन्हें तो देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ करना ही था, तो सोचा कि यही माध्यम से क्यों ना करूं। इसलिए वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर दिसंबर 1939 को जयप्रकाश नारायण ने लोगों से अपील की कि भारत में ब्रिटिश शोषण को रोका जाए और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका जाए। ऐसी अपील करने की वजह से उन्हें 9 महीने की जेल की सजा हुई। फिर जेल से रिहा होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की। वो चाहते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए इन दोनों के बीच में मैत्री हो, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। फिर दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जिसमें भी जयप्रकाश नारायण ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उस आंदोलन में गांधी जी सहित बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था और जयप्रकाश नारायण बाहर बचे थे। तो उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने सर पे ले लिया। हालांकि जयप्रकाश नारायण भी ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह पाए और वो भी गिरफ्तार हो गए और डाले गए हजारीबाग सेंट्रल जेल में। वहां पर जयप्रकाश नारायण ने जेल से भागने की योजना बनाई और उन्हें जल्द ही मौका भी मिला। 9 नवंबर 1942 को दिवाली के मौके पर अपने 6 साथियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने में जयप्रकाश नारायण सफल रहे। उसके बाद दोस्तों वो अंडरग्राउंड हो गए और अंडरग्राउंड होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम किया। लेकिन फिर सितंबर 1943 को पंजाब से इस भागे हुए कैदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल में अंग्रेजों ने आंदोलन के बारे में जानकारी पाने के लिए जयप्रकाश नारायण को बहुत यातनाएं दी, लेकिन उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं मिली। तो फिर उन्होंने जयप्रकाश नारायण को जनवरी 1945 को लाहौर किले से आगरा जेल भेज दिया। फिर गांधी जी ने कहा कि उन्हें छोड़ा जाने के बाद ही ब्रिटिशरों से आगे की कुछ बातचीत हो पाएगी। तो फिर अंग्रेजों ने अप्रैल 1946 को जयप्रकाश नारायण को रिहा कर दिया।
दोस्तों अब यहाँ से बात होगी 1947 के बाद की, यानी कि भारत की आजादी के बाद की। यहाँ से जयप्रकाश नारायण की स्टोरी काफी दिलचस्प है। जयप्रकाश नारायण गरीबों के बारे में बहुत सोचते थे, इसलिए उन्होंने विनोबा भावे द्वारा किए गए भूदान आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्हें लगा कि इस आंदोलन से देश में कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन ये आंदोलन तो ठंडा पड़ने लगा। तो जयप्रकाश नारायण को लगा कि अब क्रांति का माध्यम क्या होगा। फिर दोस्तों 1976 में बिहार और गुजरात के व्यवस्था परिवर्तन को लेकर छात्र आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन आजाद भारत के लिए एक अनोखी घटना थी। दरअसल शैक्षिक स्तर में गिरावट, महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेकारी, राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर आम आदमी बहुत परेशान था। ऐसे में गुजरात के छात्रों ने आंदोलन किया था और उस आंदोलन का जयप्रकाश नारायण ने समर्थन भी किया था। फिर मार्च 1976 को दोस्तों एक ऐसा आंदोलन पटना में शुरू हुआ कि जिसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ा। 18 मार्च 1976 का दिन था जिस दिन बिहार विधानसभा को छात्रों ने घेर लिया था। तब पुलिस की गोलियों से लगभग 500 छात्र मारे गए थे। उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने बयान दिया था कि इस हिंसा के जिम्मेदार पुलिस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, इस हिंसा के जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। जाहिर सी बात है कि ये बयान छात्र आंदोलन का समर्थन करता बयान था, जिसके बाद सबके कहने पर जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इस आंदोलन को एक नई ताकत मिली। यही आंदोलन दोस्तों बाद में संपूर्ण क्रांति में बदल गया। जी हाँ दोस्तों, यही वो संपूर्ण क्रांति है जिसने देश के हालातों में काफी परिवर्तन ला दिया था और अंत में सत्ता ने उसे टिकने नहीं दिया था। 5 जून 1976 को जयप्रकाश नारायण ने गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तब पूरे गांधी मैदान में यही नारा गूंजा था और उसकी गूंज काफी दूर तक गई। संपूर्ण क्रांति इतनी प्रभावशाली थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। जयप्रकाश नारायण की हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पे उतर पड़ा था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़कने लगी और जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति के पर्याय बन गए। दरअसल आजादी के 2 दशक बाद देश के आर्थिक और राजनीतिक हालातों ने जयप्रकाश नारायण को विचलित कर दिया था। इसलिए उन्होंने 5 जून को ये घोषणा की कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना, ये ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये आज की व्यवस्था की ही उपज है। ये पूरी हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था ही बदल जाए और संपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए आवश्यक है संपूर्ण क्रांति। इसीलिए 5 जून 1976 को गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तब 5 लाख से भी ज्यादा लोग इसके गवाह बने। संपूर्ण क्रांति आंदोलन को जनता का भारी समर्थन मिल रहा था। जयप्रकाश नारायण अब लोक नायक बन चुके थे। उनकी जनसभाओं में उभरती भीड़ से केंद्र सरकार हिल गई थी। इस आंदोलन को कुचलने के लिए तत्कालीन सरकारों ने हर मुमकिन कोशिश की थी। इस बीच जून 1975 को गुजरात विधानसभा में कांग्रेस हार गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। इसके साथ ही इस आंदोलन को मिल रहे भारी समर्थन से घबराकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। देश भर में सेंसरशिप लागू कर दिए और जयप्रकाश नारायण सहित कई बड़े बड़े नेताओं को राजकीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 19 महीने के काले कानून के बाद जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने देश में आम चुनाव की घोषणा की। तब जयप्रकाश नारायण की तबीयत काफी खराब थी। इसके बावजूद भी उन्होंने ये चुनाव की चुनौती स्वीकार की और चुनाव में उत्तर भारत में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। दोस्तों, आजादी के बाद पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सत्ता का गठन हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उस वक्त ये अवसर मिला कि वो उस वक्त की तानाशाही वाली राज सत्ता को पराजित कर सके और उसे उखाड़ फेंकने में वो सफल भी रहे। वो सोचते थे कि राज सत्ता चाहे जिस भी रूप में हो, वो कभी कल्याणकारी नहीं हो सकती और इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने हर तरह की राजनीतिक रूट से अपने आप को दूर रखा और खुद को एक ऐसे शख्स के रूप में पेश किया जिसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण ही हो। और इसीलिए पहले भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से असहमति होने के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का स्वीकार नहीं किया था। अंत में बीमारी के कारण 8 अक्टूबर 1979 को पटना में जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया।
भारत सरकार द्वारा 1999 में मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज भी हमारा देश एक ऐसे पड़ाव पे है जहां परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन के लिए सत्ता पे होना अनिवार्य नहीं है। ये बात लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने साबित कर दी है। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।